मध्यकालीन भारत मिडाइवल हिस्ट्री। आज के वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे कैसे मध्यकालीन भारत में मुस्लिमों का दबदबा बना रहा। इसकी शुरुआत होती है भारत पर मुस्लिम आक्रमण से। दो जगह से मुसलमान आए थे, पहला अरब से और दूसरा तुर्क से आक्रमण हुआ था। तो भारत पर अरब मुस्लिम का आक्रमण, भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में बुदेला और उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। ये दोनों ही आक्रमण असफल हुए। भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब का मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। राजा दाहिर चच का वंशज था। उस समय सिंध की राजधानी ब्रह्मनबाद आरोह थी। अरबों की सिंध विजय का प्रमाण चचनामा या फतहनामा नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसकी रचना अली अहमद ने किया। इस पुस्तक को अरबी भाषा में अबू मुआसिर ने किया था। इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, न कि राज्य विस्तार करना। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया और यहाँ से इतना अत्यधिक सोने का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। इसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल-मंसूरा को बनाया। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरब वासियों ने अपनाया। अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रित परिणाम स्वरूप अरब वासियों ने भारत से खगोल शास्त्र, अंकगणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार प्रसार यूरोप में जाकर किया। सर्वप्रथम अरब वासियों ने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया और इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा था। अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा का तीव्र गति से विकास हुआ। इसके साथ ही जजिया, जकात और खराज, भू राजस्व नामक कर के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा: बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत को। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब ऐसा था जो अंग्रेज से भी जजिया कर वसूला था। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, जो मेरा फेवरेट है, इन्होंने समाप्त कर दिया। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, चरक संहिता, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत और श्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। अरबों ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती प्रारंभ किया। चचनामा के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम मादर चौथ की हत्या करवा दी गई थी। भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। तुर्क चीन के उत्तरी पश्चिम सीमाओं पर निवास करने वाला एक लड़ाकू बर्बर जाति था, जो उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया था। उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। अल्पतगिन अफगान प्रदेश में गजनवी साम्राज्य की स्थापना किया। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगिन था। सुबुक्तगिन अल्पतगिन का गुलाम था, जो बाद में अल्पतगिन का दामाद बना। इसने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पराजित कर दिया। महमूद गजनवी सुबुक्तुद्दीन का पुत्र महमूद गजनवी था, जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा।
इसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसने मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। इसने 1001 ईस्वी से पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण किया। उस समय इसकी राजधानी वेहिंद थी। इस समय यहाँ के शासक जयपाल थे। जयपाल एकमात्र शासक है जो पराजित होने पर आत्महत्या कर लिया। इसने पुनः 1008 ईस्वी में नागरकोट पर हमला किया और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर इसके अवशेष को गजनी ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया। महमूद गजनवी को बूथ सिकंज मूर्ति भंजक कहा जाता था। भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से 1026 में सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है, पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। महमूद गजनवी इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया तथा इसकी कुल संपत्ति को सिंध ले जाकर रेगिस्तान वापस लौट गया। सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया। 1027 ईस्वी में जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। क्योंकि सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस जाते समय महमूद गजनवी को जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। महमूद गजनवी का सेनापति अयाज सुल्तान था। फारूकी, उदवी, फिरदौसी और अलबरूनी जैसे विद्वान गजनवी के दरबार में रहते थे। उदवी ने किताबुल यामनी की रचना की थी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, जबकि अलबरूनी ने किताबुल हिंद तहकीक हिंद लिखा था। अलबरूनी इतिहासकार, दार्शनिक और संगीतज्ञ था तथा इसका वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। चांदी के सिक्के पर संस्कृत मुद्रा लेख गजनवी ने प्रारंभ किया था, जिसने एक तरफ अरबी भाषा और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। महमूद गजनवी को बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने सुल्तान कहकर संबोधित किया। खलीफा ने इसको यामनी उदौला और यामिन उद बिल्लाह की उपाधि से सम्मानित किया। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी को असाध्य रोग मलेरिया रोग हो गया और इस मादरचोद की मृत्यु हो गई। तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण महमूद गौरी बसरचोद। तुर्क एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की थी। इसके दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया। इसका पूरा नाम मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम शिहाबुद्दीन था। इसे गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बना था। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान एवं सिंध पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में इसने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु वहां के शासक भीम II ने माउंट आबू पर इसे बुरी तरह से पराजित कर दिया। यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। मोहम्मद गौरी 1189 ईस्वी में पेशावर, 1181 ईस्वी में लाहौर तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीत लिया। मोहम्मद गौरी लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतता गया। इसने लाहौर को केंद्र बनाया। इसने पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया। 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र दादी चौथ के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद गजनवी का सेनापति मलिक अय्याज सुल्तान था। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने कहा कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाला आक्रमण परिणाम मात्र थे। तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में
फिरोजाबाद उसने गढ़वाल शासक जयचंद्र भोसर चौथ को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। 1205 ईस्वी में गौरी ने अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी मादर चौथ ने 1203 में बिहार का विजय किया, 1204-5 में बंगाल विजय तथा 1206 में असम पर आक्रमण किया। गौरी के समय सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, बढ़िया था मादर चौथ को नहीं था तथा जयचंद्र को पराजित करने के बाद गौरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेश को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया। 1206 ईस्वी में दैमक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी मादर चौथ की हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी को गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौजा, कुबाजा। अब स्टार्ट होता है इसके बाद दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के कुल 320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तान के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का या सल्तनत दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290, खिलजी का 1290 से 1320, तुगलक का 1320 से 1414, सैयद का 1414 से 1451, लोधी वंश का 1451 से 1526। इनमें से 4 वंश मूलतः तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश अफगान था। इसका ट्रिक है: गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तुगलक से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। इसका संस्थापक का भी ट्रिक है: ऐबक जल गया खीवो। तो गुलाम वंश का ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन, गया से गयासुद्दीन, खी से खिज्र खा, बो से बहलोल। कार्यकाल: तुगलक सखी, तुगलक, गुलाम, लोधी, सैयद, खिलजी। सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी का, सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक का था। अब आइए स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश से। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस वंश का दरबारी भाषा फारसी था और इस वंश की सबसे प्रमुख भाषा भी थी। इस वंश को इलवरी, ममलूक या दास कहा जाता है। इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन, बलबन या उलुग खां, केकुबार, क्यूमर्स। इसमें से बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश तो शमसी अलवरी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक राज किया। ऐबक मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलामों में से एक था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं
की, बल्कि मलिक तथा सिपा सलार की उपाधि धारण की। ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः इसे हातिम कहा गया। ये लाखों में दान करता था, अतः इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। इन्हें पूरा कुरान याद था, इसलिए इन्हें कुरान खान भी कहा जाता है। इनके दरबार में मिनहाज उस सिराज रहते थे जिन्होंने तबाकत ए नासरी पुस्तक लिखी। इनके दरबार में हसन निजामी भी रहता था जिन्होंने ताज उल नासिर पुस्तक लिखी है। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। ऐसा माना जाता है कि यह किसी संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर बनाया गया है। ऐबक ने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई तथा इसके प्रांगण में लोह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का स्मृति मिलता है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुतुबुल इस्लाम मस्जिद में मिलता है। यह भारत की पहली मस्जिद थी, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। कुतुब मीनार बख्तियार काकी की याद में ऐबक द्वारा बनवाया गया था। ऐबक ने अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली महरौली में कुतुब मीनार 1193 ईस्वी में बनवाई, किंतु पूरा नहीं कर सका। ऐबक कुतुब मीनार को 2 मंजिल बनवाया, जबकि शेष 3 मंजिल को इल्तुतमिश ने पूरा किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिर गई, सबसे अभागा शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, किंतु इंजीनियरों की गलती के कारण यह सफल नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा बनवाया। 1210 में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। ये है मादरचोद। ऐबक को घुड़सवारी और धनुर्विद्या अब्दुल अजीज कूफी द्वारा सिखाया गया था। घुड़सवारी और धनुर्विद्या अजीज कूफी द्वारा सिखाया गया था। इसके बाद आता है आराम शाह। 1210 से 1211 1 साल रहा। यह ऐबक का उत्तराधिकारी था, किंतु अयोग्य था। 1212 में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। यह मात्र 8 महीने तक शासन किया था। इसकी हत्या इल्तुतमिश के द्वारा कर दी गई थी। शमसी वंश इल्तुतमिश 1211 से 1236। इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। 1211 में गद्दी पर बैठा। बचपन का नाम अलमत्स था। इसका पूरा नाम समुद्दीन इल्तुतमिश था। इसके पिता का नाम इलम खान था, जो इलवरी तुर्क था। 1215 के तराइन के तृतीय युद्ध में इसने यालदौजा को पराजित कर दिया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। शासक बनने से पहले यह बदायूं यूपी का सूबेदार था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया। इसने शासक बनने के लिए खलीफा अल मुत्सिर बिल्लाह से खिल्लत हासिल की थी डिग्री। चांदी का टक्का तथा तांबे का जीतल प्रारंभ किया। इल्तुतमिश को गुम्बद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहते हैं। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलवाया। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया, जिसे इक्ता व्यवस्था कहते हैं। इसने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्काय चिहलगाम या 40 दल कहते हैं। इसके समय जियासुद्दीन मंगवरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया था। अतः इल्तुतमिश ने जियासुद्दीन को अपनी शरण नहीं दी। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। गुलाम का गुलाम तो कहते ही हैं। को यह बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। तबाकत नासरी पुस्तक के लेखक मेहनाज उस सिराज यहीं रहते थे।
1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया था। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई और जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी थी। रजिया सुल्तान यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। यह पुरुष की भांति वस्त्र पहनकर शासन करने लगी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। दिल्ली के मलिक याकूत अश्वशाला का प्रधान के साथ रजिया का घनिष्ठ संबंध था। माना जाता है कि दोस्त था, लेकिन लिया भी होगा। तब हिंद भटिंडा के इक्तादार मलिक अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। किंतु युद्ध में खुद को हारता देख रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा के कैथल में रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या हो गई। दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। रजिया एक असफल शासिका साबित हुई और इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। इतिहासकार एल्फिंस्टन का कहना है, अगर रजिया महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। अच्छा, इतिहासकार मिनहाज का कहना है, भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उससे समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में प्रशंसनीय गुण थे जो एक लाभ सुल्तान में होना चाहिए था। ओ फोटोआ में तो रजिया बड़ी सुंदर लग रही है। चलिए आगे चलते हैं। बहराम शाह रजिया के बाद बनता है 1240 ईस्वी से 1242 और रजिया सुल्तान 36 से 40 तक थी। 40 से 42 बहराम शाह। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह 1240 में दिल्ली के गद्दी पर बैठा। बहराम शाह को दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर 1242 में मार दिया गया, मतलब ले लिया उसको। चलिए, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में 1246 ईस्वी तक। यह दिल्ली की गद्दी पर 1242 में बैठा। यह सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित करवाया था। कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। यह अपना अमीर हिजाब गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त किया। बलबन ने के षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठा दिया। नसरुद्दीन शाह 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक यह एक मित्र व्यापी कम खर्चीला शासक था। यह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। इसके समय गुलाम को 40 दल में स्थान दिया। यह गुलाम बलबन था। अच्छा, बलबन को 40 दल में स्थान दिया। इसके समय बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया, इसी ने दिया था। इसके समय बलबन की शक्तियां बहुत ही बढ़ गई थी। नसीरुद्दीन शाह की मृत्यु 1265 ईस्वी में के बाद इसका उत्तराधिकारी गयासुद्दीन बलबन बना। यह दिल्ली के गद्दी पर 1246 में बैठा। नसरुद्दीन का मकबरा सुल्तानगढ़ी में है। कौन बनवाया था? वही बनवाया था, इल्तुतमिश। बलबन 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक ईरान का रहने वाला था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने के पहले बलबन को महमूद शाह सुल्तान ने अपना अमीर हिजाब बनाया था। यह दिल्ली के गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठा। इसने सजदा तथा पैगोस जैसे ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया। यह नरोज त्योहार फारसी की प्रारंभ किया। इसने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। इसने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व या छाया होता है। वाह रे भोसड़ी चूत। इसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण नीति को अपनाया। बलबन ने 40 दल को समाप्त कर दिया। बलबन ने यूपी में गुलमुक्तेश्वर एक मस्जिद बनवाई। गुलमुक्तेश्वर मस्जिद बलबन ने बनवाया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया था। यह अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया था। यह अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद जिले इलाही का उपाधि धारण किया था। ओए तेरी। बलबन ने स्वयं को नाइब ए खुदाई कहा था।
और कुछ कहता मादरचोद, खाली कहिए रहा है। प्रथम बार इमारतों में मौजूद शाही मेहराब बलबन के मकबरा में देखा गया। भारत में प्रथम बलबन का मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ। बलबन ने सीमा विस्तार की नीति को नहीं अपनाई। इसके शासनकाल में विद्रोह करने वाला तुर्गिल खां बंगाल का गवर्नर था। तुर्गिल खां बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसके दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन था। इसी के समय सेना को वंशानुगत कर दिया गया था। इसके दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किया। फारसी कवि अमीर खुसरो और आमिर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। 1286 ईस्वी में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं। अगला शासक केकुबार बना, जो एक अयोग्य शासक था। इसने 1 वर्ष तक शासन किया। केकुबार 1287 से 1290। यह दिल्ली की गद्दी पर 1287 ईस्वी में बैठा। यह मोइनुद्दीन चिश्ती का उपाधि धारण किया था। इसके सेनापति का नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा इसकी हत्या करके उसे यमुना नदी में फेंक दिया। इसके बाद शासक बनता है शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्यूमर्स का पुत्र शमसुद्दीन, केकुबार का पुत्र शमसुद्दीन को क्यूमर्स की उपाधि दिया गया था। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। वाह। चलिए, ये भोसरी चौथसव के बारे में अब जो है ना अगला वीडियो में पढ़ेंगे। खिलजी वंश से बहुत ज़्यादा सिर का दर्द नहीं लेना है। क्या धरा कुछ नहीं, खाली ये क्या वो क्या मादर चोट। मजा आएगा आधुनिक इतिहास में।